बार हुआ जब असित मोदी ने इस तरह की भाषा का एक बार और भिड़ंत हो चुकी थी हमारी सेट पे। ये जो बदतमीजी इस लेवल की होती है कि वो किस आर्टिस्ट से हाथापाई कर देते हैं, बदतमीजी कर देते हैं। जब बात आसिफ जी तक पहुंचती थी, ही इज इन्वॉल्व इन दिस, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है। कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं, इस तरह की एक लैंग्वेज उन्होंने बोली थी। तब ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। वहां पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा टीवी शो जिसे कि 70% इंडियंस ने कभी ना कभी देखा ही देखा है। इस टीवी शो से इंडिया के लोग इमोशनली कनेक्ट करते थे क्योंकि इस टीवी शो में हर एज ग्रुप से रिलेटेबल एक कैरेक्टर था, जहाँ पे दिन भर फैमिलीज बिजी हो जाती थी, बच्चे स्कूल जाते थे और लोग ऑफिस। वहीं पे रात के 8:30 बजे आने वाला ये शो एक फैमिली को रीयूनाइट करने का काम करता था। इस शो को लोग फैमिली के साथ बिना किसी हेजिटेशन के देखते थे क्योंकि इस शो में किसी भी तरह के 18+ जोक्स, डबल मीनिंग कॉमेडी या फिर वल्गर कंटेंट नहीं होता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो शो कभी इंडियन ऑडियंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शो हुआ करता था, आज वही इंडियन ऑडियंस उस शो के एंड होने की डिमांड कर रही है। इस चीज को जानने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। सो चलते हैं साल 2008 में, जब ये लेजेंडरी शो द तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ था। इस शो के ओरिजिनल क्रिएटर है तारक मेहता। तारक मेहता जी एक गुजराती राइटर थे जिनका कि एक कॉलम आता था न्यूज़पेपर में जिसका नाम था दुनिया ने उदा चश्मा। जितने भी मेरे गुजराती व्यूअर्स हैं, वैसे आई डोंट थिंक सो कि कोई है, उन्हें पता होगा कि इस चीज़ का मतलब होता है दुनिया को अलग नज़रिए से देखना। तारक मेहता जी अपने इस कॉलम में एक आम आदमी की डेली लाइफ से रिलेटेड स्टोरी लाइन डालते थे कि कैसे एक आम आदमी का दिन शुरू होता है, वो कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसे छोटी छोटी बातों में वो खुशी ढूंढता है, और भी कई सारे रिलेटेबल कॉन्सेप्ट तारक मेहता इस कॉलम में लिखते थे। कॉन्सेप्ट के ओरिजिनल क्रिएटर तो तारक मेहता थे, लेकिन इस चीज को टीवी पे एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस आशीष कुमार मोदी ने किया। इस कॉन्सेप्ट को एक टीवी शो में कन्वर्ट करने का आइडिया आशीष कुमार मोदी का ही था, जिसके लिए उन्होंने अडेप्टेशन राइट लिए और एक शो बना दिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ तक कि शो का नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी इसलिए रखा गया ताकि इस शो के ओरिजिनल राइटर तारक मेहता को क्रेडिट मिले और लोग इस शो को इसके ओरिजिनल राइटर की आइडेंटिटी से जाने। इस शो के लिए एक परमानेंट सेट बनाया गया जिसकी ओरिजिनल लोकेशन थी गोरेगांव फिल्म सिटी, मुंबई। एक इंडियन सोसाइटी वाला सेटअप क्रिएट किया गया ताकि हर इंडियन इस शो से रिलेट कर सके। एंड इंस्टेड ऑफ शूटिंग एट डिफरेंट लोकेशन दे क्रिएट देयर ओन परमानेंट सेटअप। कास्टिंग के लिए ऐसे लोगों को हायर किया गया जो या तो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते थे या फिर कॉमन पीपल्स थे, सो दैट इस शो के कैरेक्टर ज्यादा फिल्मी ना लगे और हर एक आम आदमी इस शो से रिलेट भी कर पाए। एंड 28 जुलाई 2008 मंडे को रात के 8:30 बजे इस शो का पहला एपिसोड आया। पहले दिन कोई हाइप नहीं थी, कोई सेलिब्रिटी प्रमोशन नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जो ऑडियंस को इस शो में अलग लगी। इस शो में फेकनेस नहीं थी, कैरेक्टर्स ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे थे और सिचुएशन फोर्स्ड नहीं थी। इस शो में कॉमेडी रिलेटेबल और रियल लाइफ सिनेरियो से आती थी जो कि एक आम आदमी की जिंदगी में होते ही थे, जिससे वो इस शो से रिलेट करने लगे थे। धीरे धीरे लोग एक एपिसोड को देखने के बाद अगला एपिसोड देखने लगे, जिससे कि ये शो एक आदत बन गई। इस शो का असली प्रमोशन किसी टीवी एड ने नहीं बल्कि इस शो की ऑडियंस ने खुद ही कर दिया। आज का एपिसोड देखा, अब कल का मिस मत करना, क्योंकि इन एपिसोड्स की स्क्रिप्ट ही कुछ ऐसी लिखी जाती थी जिससे कि इनमें सस्पेंस क्रिएट हो, और सस्पेंस को खत्म करने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा। और ऐसे ही 2009 आते आते तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सिर्फ एक शो नहीं रहा, ये लोगों का एक डेली रूटीन बन चुका था, क्योंकि रात के 8:30 बजे खाना खाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना एक इंडियन फैमिली के रूटीन का पार्ट बन चुका था। 2009 से 2014 तक का दौर इस शो का गोल्डन एरा था। इस टाइम पर इस शो की हर स्टोरी आइकॉनिक बन रही थी, चाहे वो भूतनी वाला एपिसोड हो या फिर जीपीएल या फिर सोसाइटी के फेस्टिवल्स। लोग सिर्फ हंस नहीं रहे थे बल्कि कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे थे। इस शो को देखने वाला हर फ्रस्ट्रेटेड आदमी अपने आप को जेठालाल के कैरेक्टर से रिलेट करने लगा था। इनफैक्ट हर एक प्रोफेशन से रिलेट करने के लिए इस शो में एक कैरेक्टर था। एंड इसी मैसिव रीच की वजह से बॉलीवुड एक्टर्स भी यहाँ पे आने लगे थे, क्योंकि उस टाइम पर इंडियन ऑडियंस के बीच अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए इस शो से बड़ा स्टेज कोई था ही नहीं। 2009 से लेकर 2012 तक के टाइम पीरियड के बीच इस शो की टीआरपी पीक पे थी, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के दौरान इस शो के रिपीटेड एपिसोड्स भी हिट हो रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की इस जर्नी में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। एंड पीक के बाद वाले इस फॉल ने शो की पॉपुलैरिटी को ऑडियंस में कम कर दिया। गोल्डन एरा के बाद सबसे पहला और बड़ा चेंज स्टोरी स्ट्रक्चर में आया। पहले जो स्टोरीज 3 से 5 एपिसोड्स में खत्म हो जाती थी, अब टीआरपी के प्रेशर में ये लोग उन्हीं स्टोरीज को 15 से 20 एपिसोड्स तक खींच रहे थे। एंड इसी स्ट्रेचिंग की वजह से ऑडियंस के मन में सस्पेंस कम और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा क्रिएट होने लगी, क्योंकि सस्पेंस क्रिएट करने में और दिमाग खराब करने में एक धागे भर का ही फर्क होता है। एंड ऐसे ही ऑडियंस के मन में सस्पेंस क्रिएट करके ये लोग 15 से 20 एपिसोड्स निकाल लेते थे। लेकिन जब लास्ट एपिसोड में स्टोरी की मिस्ट्री रिवील होती थी, लोगों को लगता था कि इस नॉर्मल सी चीज के लिए इतना ज्यादा सस्पेंस और इतना ज्यादा वेट वर्थ इट है ही नहीं। एंड इसी वजह से कॉमेडी तो डिल्यूट हो ही रही थी, लेकिन शो में फिलर्स भी बढ़ रहे थे। एंड 2014 के बाद ऑडियंस ने नोटिस किया कि बस एक ही सिचुएशन अलग अलग तरह से रिपीट हो रही है। क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह इस शो के एक पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि इस शो के जितने भी नए एपिसोड्स हैं उनकी स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं पुराने जितने भी एपिसोड्स थे उनकी स्टोरी लाइन से रिलेट करती ही है। इनफैक्ट कुछ एपिसोड्स में तो बस कॉपी पेस्ट ही किया है, स्टोरी लाइन सेम है लेकिन सिर्फ कैरेक्टर
कैरेक्टर्स बदल गए एंड इसी पीरियड में शो की क्रिएटिव टीम और राइटर्स भी बार बार चेंज हुए, जिसका इंपैक्ट कंसिस्टेंसी पे पड़ा एंड ऐसा लगने लगा था कि एक टाइम के बाद शो के कैरेक्टर्स की नेचुरल ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक गई है। जैसे कि टप्पू सेना बड़े होने के बाद भी बेरोजगार है, पोपटलाल की शादी आज तक नहीं हुई लेकिन उसके टीजर्स शो में आज तक देखने को मिलते हैं एंड सोसाइटी हर एक प्रॉब्लम के बाद लास्ट में एक 0 पॉइंट पे आ जाती है एंड ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर ऑडियंस के पेशेंस को टेस्ट करने लगी एंड अलॉन्ग विद इवॉल्विंग इंटरनेट लोगों के पास तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कंपैरिजन में और भी कई सारे रियलिटी शोज के ऑप्शंस थे एंड इस शो की छोटी छोटी मिस्टेक्स ने ऑडियंस को उन्हीं ऑप्शंस की तरफ धीरे धीरे डाइवर्ट कर दिया। अभी तक इस शो में सब कुछ फिर भी ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर इस शो में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ना तो इस शो की ऑडियंस तैयार थी और ना ही इस शो के प्रोड्यूसर्स एंड ये चेंज था एक एक करके कास्टिंग एक्टर्स का शो को छोड़ के जाना एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस शो ने अपनी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस इसी पॉइंट पे लूज किया। वैसे तो पहले भी कई बार इस शो में कैरेक्टर्स रिप्लेस हो चुके थे, लेकिन 2015-16 के बाद कुछ ऐसे लोगों ने शो छोड़ा जिनके कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर पाना प्रोडक्शन हाउस के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था एंड प्रोडक्शन हाउस ने जिन एक्टर्स को रिप्लेस किया भी तो ऑडियंस उनके साथ वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाई जो उनका इमोशनल कनेक्शन पुराने एक्टर्स के साथ था। 2017 के बाद इस शो के प्रोडक्शन हाउस और ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा झटका था दया बहन का शो को छोड़ के जाना एंड दया बहन का वो कैरेक्टर इतना ज्यादा आइकॉनिक था कि आज तक उस कैरेक्टर की रिप्लेसमेंट हो ही नहीं पाई। बाद में इस शो के कई एपिसोड्स में टीजर डाला गया कि दया बहन वापस आ रही है, लेकिन वो कैरेक्टर आज तक वापस नहीं आया एंड 2019 में टप्पू का कैरेक्टर भी कुछ इसी तरह से रिप्लेस कर दिया, लेकिन ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन भव्या गांधी के साथ ज्यादा डीप था क्योंकि ऑडियंस ने उसे छोटे से बड़ा होते देखा है। ऑडियंस का वैसा डीप और इमोशनल कनेक्शन नए कैरेक्टर के साथ बन ही नहीं पाया एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके जब कुछ इम्पैक्टफुल एक्टर्स इस शो को छोड़ के जाने लगे तो ऑडियंस ने भी इस शो को देखना बंद कर दिया। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, अगर तुम किसी शो से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उस शो को देखने में, तो तुम उस शो को क्यों ही देखोगे। अब जिन लोगों ने शो को छोड़ा उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी मर्जी से शो को छोड़ के गए थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी प्रोड्यूसर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हुई एंड एज अ रिजल्ट इन्होंने शो ही छोड़ दिया। जेनिफर मिस्त्री जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक फीमेल एक्ट्रेस थी, उन्होंने कई पॉडकास्ट के दौरान ओपनली ये स्टेटमेंट दी है शूटिंग के दौरान आसित कुमार मोदी ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है एंड इनफैक्ट साल 2023 में उन्होंने आसित कुमार मोदी पे एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी किया था, जिसका डिसीजन साल 2024 में कोर्ट ने जेनिफर मिस्त्री के फेवर में ही सुना है। इसके बाद आसित कुमार मोदी को जेल तो नहीं हुई, लेकिन उसे जेनिफर को उनकी पेंडिंग सैलरीज और कंपनसेशन देना पड़ा। मोनिका भदौरिया जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बावरी का रोल करती थी, उन्होंने भी जेनिफर की स्टेटमेंट का सपोर्ट करते हुए कहा है वो ऐसे इंसान है बट सामने शायद उनकी चीजें नहीं आई हैं, अभी जेनी जी के थ्रू आई है या फिर बहुत सारी और भी गर्ल्स हैं, अगर वो आएंगी सामने तो बहुत सारी चीजें और ऐसा सेम एक्सपीरियंस वो खुद भी फील कर चुकी है। और शैलेश लोढ़ा ने भी एक इंटरव्यू के दौरान इस चीज के बारे में ओपनली कहा है कि आसित कुमार मोदी ने उनके साथ भी मिसबिहेव किया है और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की। विच डिफाइंस की शो कितना ही ज्यादा फैमिली फ्रेंडली क्यों ना हो, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन्स क्या है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इस शो की प्रोडक्शन टीम पर मल्टीपल टाइम बिहाइंड द सीन मिसबिहेव और सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन लग चुके हैं। अब रीजन चाहे कोई भी हो, लेकिन इसका इंपैक्ट ऑडियंस पे ही पड़ा और ऑडियंस धीरे धीरे करके कम होने लगी। तुमने एक चीज और नोटिस की होगी, अब इस शो में पहले की तरह बॉलीवुड एक्टर्स ने भी आना बंद कर दिया है, विच सिंपली शोज कि शो की पॉपुलैरिटी ऑडियंस के बीच कितनी कम हो गई है। क्योंकि आफ्टर ऑल बॉलीवुड एक्टर इस शो में अपनी फिल्म्स की प्रमोशन के लिए ही आते थे, क्योंकि उस टाइम पर इस शो के पास एक एक्टिव ऑडियंस बेस था। नो डाउट इस शो के पास आज भी अपना एक ऑडियंस बेस है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस इस शो के पुराने एपिसोड ही देखती है, वो एपिसोड जो आज से 7-8 साल पुराने, यानी कि इस शो के गोल्डन एरा वाले एपिसोड। एंड इसीलिए बॉलीवुड एक्टर्स ने भी अभी शो में आना कम कर दिया है। अभी इस शो में एक नई फैमिली भी एड ऑन हुई है। अब आई डोंट नो कि उस फैमिली को ऐड करने के पीछे का क्या आइडिया है, लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स ये सोच रहे कि जेठालाल की फैमिली को इस नई फैमिली से रिप्लेस करके दोबारा से ऑडियंस के साथ वो इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, तो ये चीज अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब ये शो लोगों के बीच पॉपुलर हुआ था तो उस टाइम पे इसकी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस फैमिली और बच्चे ही थे। उस टाइम पर इंटरनेट इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था और स्मार्टफोन भी सबके पास नहीं होते थे, जिस वजह से एक पूरी फैमिली एक साथ बैठकर टीवी में ये शो देखा करती थी। लेकिन आज के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ घरों में हर एक इंडिविजुअल के पास अपना एक पर्सनल मोबाइल है एंड इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से कंटेंट आज बहुत ही ज्यादा बल्क में अवेलेबल है, जिस वजह से इस शो के प्रोड्यूसर्स के लिए अब ऑडियंस के साथ वही इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि घुमा फिरा के सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। जिस टाइम पे ये शो फेमस हुआ उस टाइम पे सबके पास इंटरनेट नहीं था, सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ घरों में टीवी ही होता था, जिस वजह से ये शो इतना ज्यादा फेमस हो गया। और अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास इंटरनेट भी है और मोबाइल भी, और साथ ही में ऐसे कंटेंट और रियलिटी शोज के ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है, यानी कि सप्लाई ज्यादा है। एंड इसीलिए पुराने टाइम की तरह ही पीक टीआरपी को अचीव करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब एक ऐसा सवाल जो ऑलमोस्ट हर किसी के मन में है कि अगर ऑडियंस इस शो को लाइक कर ही नहीं रही तो आखिर ये शो बंद क्यों नहीं हो रहा। रीजन बिहाइंड कि भले ही ऑडियंस इस शो को लाइक नहीं कर रही है, लेकिन ये शो आज भी
पैसा छाप रहा है। भले ही इस शो के नए एपिसोड्स को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो इस शो के नए एपिसोड्स को देखते हैं, लेकिन जो इस शो के पुराने एपिसोड्स हैं उन एपिसोड्स को लोग आज भी देखते हैं। आज भी उन एपिसोड्स की एक लॉयल ऑडियंस बेस है एंड आज भी वो एपिसोड सिमिलर लेवल का ऑडियंस ट्रैफिक जनरेट करते हैं जैसे कि पुराने टाइम में किया करते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे आज भी लोग इन पुराने एपिसोड्स को देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रील्स, शॉर्ट्स एंड इवन लॉन्ग फॉर्म वीडियो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली खुद भी अभी तक खाना खाते वक्त इस शो के पुराने एपिसोड्स देखता हूँ एंड इट स्टिल गिव्स मी द सेम नॉस्टैल्जिक फील ऑफ माय चाइल्डहुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शो आज भी एडवर्टाइजमेंट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है बिकॉज एडवर्टाइजर्स को चाहिए होता है कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ऐड दिखाई जाती है जो कि ज्यादा ऑडियंस को कवर करे। एंड इस शो की ऑडियंस तो है ही पूरी फैमिली। एक ब्रांड को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए जब उसका प्रोडक्ट हर एज ग्रुप के लोगों के बीच एडवर्टाइज हो रहा है। एंड जो नए कैरेक्टर्स और एक्टर्स इस शो में इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके चार्जेस और कास्टिंग कॉस्ट भी पुराने एक्टर्स के कंपैरिजन में कम है, व्हिच आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन मोर रेवेन्यू। एंड इसी वजह से ये शो अभी तक बंद नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल बी बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑन अनदर टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।